हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 6 का अध्याय संख्या 10 बोध को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 10 बोध। पाठ परिचय हम पढ़ेंगे। पाठ परिचय से पता चलता है कि यह प्रेरणादायक कहानी सामाजिक मूल्यों और मानव व्यवहार पर आधारित है। पंडित चंद्रधर बहुत परिश्रम से अपना अध्ययन कार्य करते थे। दरोगा और मुंशी जी अपने स्वार्थ के लिए लोगों से पैसे वसूला करते थे, सिर्फ अपने लालच के लिए। जो व्यक्ति दूसरों के सुख दुख का ध्यान नहीं रखता, वह सम्मान नहीं पा सकता, उसे कभी भी सम्मान आदर नहीं मिलता है। हम जो कुछ भी दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। पंडित चंद्रधर के शिष्य उनका खूब आदर करते हैं और मुश्किल के समय में उनके काम आते हैं। इस कहानी में भौतिक पदार्थों पर नैतिक मूल्यों की विजय दिखाई गई है। आइए इसे शुरू करें। पंडित चंद्रधर एक स्कूल में अध्यापक थे। क्या थे? एक स्कूल में टीचर थे। वो नौकरी तो कर ली, पर सदा पछतावा करते कि वहां कहाँ आ फंसे। वो काम कर रहे थे लेकिन उन्हें उसका पछतावा था कि मैं कहाँ पर फंस गया। यदि कहीं और नौकरी करते तो अब तक हाथ में 4 पैसे उनके पास में होते, यानी बचत वो कर लेते। आराम से जीवन मेरा बीतता यानी व्यतीत होता। यहाँ तो महीने भर प्रतीक्षा यानी इंतजार करने के बाद कहीं 15 रुपए देखने को मिलते हैं। वे भी इधर उधर आए और गायब हो जाते थे, क्योंकि 15 रुपए बहुत कम राशि थी और वो भी चली जाया करती थी घर खर्चे में। न खाने का सुख, न पहनने का आराम था। नौकरी तो थी लेकिन उसमें तनख्वाह नहीं थी, पगार नहीं थी। पंडित जी के पड़ोस में 2 महाशय रहते थे। कितने महाशय? 2। एक का नाम था ठाकुर अतिबल सिंह, वे थाने में हेड कांस्टेबल थे। और दूसरे थे मुंशी वैजनाथ, वो तहसील में सियानेवेस। दोनों आदमी का वेतन पंडित जी से कोई अधिक न था, यानी ज्यादा नहीं था पंडित जी से। तब भी उनकी जिंदगी चैन और सुखमय थी। जिंदगी को वो कचहरी से संध्या को वो कचहरी यानी शाम को जब वो कचहरी से आते तो बच्चों को पैसे और मिठाइयां दिया करते थे। दोनों के पास नौकर चाकर भी थे। घर में कुर्सियां, मेज, गलीचे आदि भी थी, यानी घर में भी सुख सुविधा के साधन थे। सारे मोहल्ले में उनका रौब था, यानी मोहल्ले वाले समझते थे कि इनके पास बहुत पैसा है, ये पैसे वाला अमीर आदमी है। उन दोनों महाशयों को आते जाते देखकर बनिए उठकर सलाम करते थे, यानी जो लाला लोग थे वो उठकर सलाम किया करते थे। 4 पैसे की चीज एक में लाते और लकड़ी ईंधन उन्हें फ्री का मिलता था, मुफ्त का मिलता। पंडित जी उनके ठाट बाट देखकर अंदर ही अंदर कूदते रहते थे और अपने भाग्य को कोसते थे, अपने भाग्य को दोष देते रहा करते थे। दोनों पंडित जी के घर कभी आटा, कभी दूध और कभी सब्जियां भेज देते थे। पंडित जी को दोनों के लड़कों को पढ़ाना पड़ता था। उन दोनों के जो बच्चे थे लड़के, वो पंडित जी उन्हें पढ़ाते थे। कभी कभी वे पंडित जी से कुछ कह भी देते थे, पर पंडित जी मन मार कर रह जाते थे, यानी गुस्सा पीकर रह जाते थे। वो कुछ चाहकर भी नहीं कह पाते थे। उन्हीं के कारण कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते थे। बेचारे अपमान के जहर को अमृत समझ के पी लेते थे। उन्हीं की वजह से क्या होता था, कभी दूध, सब्जी, फल आदि वो भिजवा देते थे, तो इस वजह से जो अध्यापक महोदय थे वो शांत बने रहा करते थे। इन स्थितियों से निकलने के लिए पंडित जी ने प्रार्थना पत्र लिखे। क्या लिखे? प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन लिखे। अफसरों की खुशामदे की, पर कुछ नहीं हुआ। आखिर में हार कर वे बैठ गए। इतना सब होने के बाद वे ठीक समय पर जाते थे, देर से घर आते, मन लगाकर वो पढ़ाते थे। इससे उनके अफसर लोग खुश थे।
साल में कुछ इनाम देते और वेतन बढ़ाने का जब भी मौका आता तो उनका विशेष ध्यान रखा करते थे कि इनकी सैलरी जरूर बढ़ाई जाए और इनकी पदोन्नति भी की जाए। बस्ती के लोग उनसे संतुष्ट थे। लड़कों की संख्या बढ़ गई थी और पाठशाला के लड़के भी उन पर जान देते थे, यानी उनको बहुत किया करते थे। कोई उनके घर आकर पानी भर देता था, कोई उनकी बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाया करता था। पंडित जी इसको बहुत समझते थे, यानी पंडित जी का काम कोई भी करने के लिए तैयार रहा करता था। क्यों? क्योंकि उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। एक बार सावन के महीने में मुंशी वैजनाथ और ठाकुर अतिबिल सिंह के ने परिवार सहित अयोध्या यात्रा की सलाह की कि ठीक है, अयोध्या यात्रा पर चलते हैं। पंडित जी को भी साथ चलने के लिए कहा गया। पंडित जी ने मना किया। जब उन लोगों ने खर्च देना स्वीकार कर लिया तो पंडित जी इनकार नहीं कर सके, तो उन्होंने कहा ठीक है, यदि आप हमारा खर्चा वहन करेंगे तो हम चल लेते हैं। बिल्लौर से रात को 1 बजे गाड़ी छूटती थी, यानी गाड़ी चलती थी, ट्रेन। ये लोग खा पीकर स्टेशन पर बैठे। जिस समय गाड़ी आई, चारों ओर भगदड़ यानी भागा दौड़ी सी मच गई। हजारों यात्री जा रहे थे। इस उतावली में यानी इस जल्दबाजी में मुंशी जी पहले निकल गए। पंडित जी और ठाकुर साहब साथ थे। वे एक डिब्बे में ही बैठ गए। दोनों वो एक डिब्बे में थे और पंडित जी अलग थे। जगह की बड़ी कमी थी, यानी भीड़ ज्यादा थी, लेकिन उस डब्बे में ठाकुर साहब बैठना चाहते थे। उसमें केवल 4 यात्री थे। ठाकुर साहब ने डॉक्टर एक मुसाफिर यानी जो साथ में सफर करने वाले थे को उठने के लिए कहा तो वो बोला, यह थाना नहीं, जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। क्या बोला? ये आपका थाना नहीं है, आप थोड़ा सही से बात कीजिए। ठाकुर बोला, तुम कौन हो जी? मुसाफिर बोला, हम वही हैं जिन पर आपने जासूसी का अपराध लगाया था और जिनसे आप 25 रुपए लेकर टले थे, यानी आपने मेरे से 25 रुपए की रिश्वत ली थी, हम वही व्यक्ति हैं। इतने में दूसरा लेटा हुआ यात्री जोर से ठाका मारकर हंसा और बोला, अरे दरोगा साहब, आप ही नीचे क्यों नहीं बैठ जाते? यह थाना थोड़ी है कि आपके राज में फर्क पड़ जाएगा। फर्क यानी असर पड़ जाएगा। आप ही नीचे बैठ जाइए, दूसरों को नीचे बैठा रहे हैं तो। वो बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी। ठाकुर साहब ने ये बात उनसे कही। दूसरा मुसाफिर बोला, आपने मेरी सूरत भले ही ना देखी हो, पर आपके डंडे ने देखी है। इसी गांव के मेले में आपने मुझे बिना बात के डंडे लगाए थे, यानी मेरा कोई कसूर नहीं था, उसके बावजूद भी आपने मुझे मारा था। यह कहकर उसने और भी पांव फैला लिए, यानी अब उन्हें बैठने की इजाजत नहीं दी। पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे, डरते थे कि कहीं मारपीट ना हो जाए। मौका पाकर ठाकुर साहब को समझाया। जो ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहां से निकालकर दूसरे डिब्बे में बैठा दिया। इधर दोनों ने उनका सामान उठाकर जमीन पर फेंक दिया। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन्होंने उनको ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर जाकर गिर पड़े। गार्ड से कहते ने दौड़े कि इंजन ने सीटी बजा दी, क्या करते? जाकर गाड़ी में बैठ गए। उधर मुंशी वैजनाथ के पास पैर फैलाने तक की जगह न थी। उनकी तबीयत खराब हो गई। एक बार उल्टी हुई और पेट में मरोड़ पड़ने लगे। लखनऊ तक उन्होंने किसी प्रकार सहन कर लिया, यानी बर्दाश्त कर लिया। आगे चलकर वो मजबूर हो गए। ज्वर यानी बुखार, पेट में दर्द, नसों में तनाव और दस्त, एक स्टेशन पर वो उतर गए। प्लेटफॉर्म पर लेट गए। उनकी पत्नी भी घबरा गई। उनकी पत्नी परेशान हो गई। बच्चों को लेकर वो भी उतर पड़ी। सामान उतारा, लेकिन जल्दी में ट्रंक उतारना भूल गई। ट्रंक यानी बक्सा उतारना भूल गई और गाड़ी चल दी। दरोगा जी ने अपने प्रिय मित्र को इस दशा में देखा तो वो भी वहां पर उतर गए। स्टेशन मास्टर ने यह हाल देखा तो समझा
कि इनको हैजा हो गया है। हैजा एक बीमारी होती है। हुक्म दिया, रोगी को अभी बाहर ले जाओ। मजबूर होकर सब लोग मुंशी को एक पेड़ के नीचे उठा ले गए। उनकी पत्नी रोने लग गई। डॉक्टर हकीम की तलाश हुई। पता लगा पास ही एक छोटा सा अस्पताल है। क्या है? एक छोटा हॉस्पिटल है। उन लोगों की जान में जान आई, यानी उन्हें थोड़ी राहत मिली। किसी से यह भी मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब बिल्लौर के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बिल्लौर के। ढांढस बंधा, यानी धीरज बंधा। दरोगा जी मुंशी जी को लेकर अस्पताल दौड़े चले गए। डॉक्टर का नाम था चोखेलाल, कंपाउंडर था। लोग आदर से डॉक्टर साहब उन्हें कहा करते थे। उन्हें देखकर वैजनाथ धीरे से बोले, अरे ये बिल्लौर के ही हैं, भला सा नाम है, तहसील में आया जाया करते हैं। क्यों महाशय, मुझे पहचानते हो? चोखेलाल कहता है, जी हाँ, खूब पहचानता हूं। जब मैं तहसील में लगान भरते जाता हूं तो आप डांट कर अपना हक वसूल कर लेते हैं। न दूं तो शाम तक खड़े रहना पड़े। अब मेरी फीस 10 रुपए निकालिए और दवा लेकर यहाँ से चलते बनिए। दरोगा जी कहते हैं, 10 रुपए? चोखेलाल बोले, जी हाँ, और यहाँ ठहरना चाहे तो 10 रुपए रोज आपको यहाँ पर रुकने की राशि देनी पड़ेगी। ये क्यों कह रहा है? क्योंकि इनका व्यवहार पुलिस वालों का इनके प्रति ऐसा रहा है, नीरस रहा है, तो ये भी इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते। दरोगा जी वैजनाथ की स्त्री से रुपए उन्होंने मांगे। तब उन्हें बक्से की याद आई। वह तो गाड़ी में ही छूट गया। छाती पीट ली। दरोगा जी के पास भी ज्यादा पैसे नहीं थे। किसी तरह 10 रुपए निकाल कर चोखेलाल को उन्होंने दे दिए। उन्होंने दवा दी। दिन भर में कुछ फायदा नहीं हुआ। क्या हुआ? दिन भर में उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। रात को दशा संभाली, यानी थोड़े से होश संभाला। दूसरे दिन फिर दवा के लिए मुंशिया इनके पास एक गहना बाजार में बेचा गया। शाम तक मुंशी जी की हालत सुधरी। तब रात को गाड़ी में वापस बैठे। अयोध्या पहुंचकर कहीं ठहरने की जगह नहीं मिली। एक सब जगह दिखाई देखकर वहां पर बिस्तर बिछाए गए। इतने में बूंदें गिरने लगी, यानी बारिश आ गई। बिजली चमकने लगी। बच्चे सब रोने लगे। सब परेशान थे कि कहाँ जाएं। अचानक एक आदमी नदी की तरफ से लालटेन लिए आता हुआ दिखाई दिया। पंडित जी ने पास आकर पूछा, क्यों भाई साहब, यहाँ कई यात्रियों की रुकने की जगह मिलेगी? उसने पंडित जी को ध्यान से देखा। झुककर पैर छूते हुए बोला, गुरुजी, आपने पहचाना नहीं? मैं कृपाशंकर हूँ, आपका पुराना शिष्य। क्या हूँ? आपका पुराना शिष्य। पंडित जी की याद जागी। उन्हें याद आ गई, स्मृति जागी। स्मृति यानी याद जागी, और वो बोले, ओहो, तुम कृपाशंकर हो। तब तो तुम दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल के रहे होगे। कृपाशंकर बोला, जी हाँ, 9वां साल था। मैंने वहां से आकर इंटर पास किया। अब यहाँ सरकारी नौकरी में हूँ। कहिए, आप तो अच्छी तरह से हैं। सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। ठहरने की जगह की चिंता न कीजिए, आप मेरे घर चलिए। अब देखिए, जो पुलिस वाले और दूसरा व्यक्ति वो रिश्वत खाते थे, उनकी कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन एक सरकारी मास्टर, यानी एक सरकारी जो अध्यापक था, जो अपने बच्चों को दिल से लगन से पढ़ाता था, उसकी इज्जत भी कितनी ज्यादा यहाँ पर हो रही है। पंडित जी कहते हैं, नहीं, मेरे साथ दरोगा जी और सियाहेवीस साहब हैं और उनके बाल बच्चे भी हैं। कृपाशंकर बोला, गुरुजी, सबको साथ ले चलिए। मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है, आराम से 2-4 दिन रुकिए। मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी सेवा करने का मुझे मौका मिला, यानी अवसर मिला है। कृपाशंकर ने कई कुली बुलाए, यानी कुली जो सामान उठाने वाले व्यक्ति होते हैं। सामान उठवाया और सबको अपने मकान पर ले गया। साफ सुथरा घर था। नौकर ने छत पर 4 पहियां बिछा दी। घर में पूड़ियां बनने लगी। कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की तरह दौड़ता था। उसकी सेवा ने सबको मुग्ध कर दिया। मुग्ध यानी
मोहित कर लिया सबको उसने, और सब लोग खा पी कर सोए, लेकिन चंद्रधर को नींद नहीं आई। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा। क्या समझा? शिक्षक का जो गौरव है, उसका जो सम्मान है, वो समझा। उन्हें आज इस पद की महत्ता का ज्ञात हुई कि मैं आज जिस पद पे हूं उसका महत्व मुझे आज पता चला। ये लोग 3 दिन अयोध्या रहे, किसी बात का कष्ट ना हुआ। कृपाशंकर ने खुद उनके साथ जाकर प्रत्येक धाम, प्रत्येक मंदिर के उन्हें दर्शन कराए। तीसरे दिन सब चलने लगे तो वह स्टेशन तक पहुंचाने उन्हें गाड़ी पर आया। गाड़ी ने सीटी दी तो सबने सजल यानी आंसुओं के साथ पंडित जी के चरण उसने पंडित जी के चरण छुए और कहा, इस सेवक को याद करते रहिएगा गुरुजी। पंडित जी घर पहुंचे तो उनके स्वभाव में बहुत बदलाव आ गया। उन्होंने फिर कभी किसी दूसरे विभाग में जाने की चेष्टा यानी इच्छा नहीं की। तो किस तरीके से देखिए, अपने पद की गरिमा को बनाए रखें, अपना जो आप कार्य कर रहे हैं उसे लगन और सेवा निष्ठा से करें तो उसका परिणाम अच्छा ही आता है। इस सुंदर से पाठ के रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय आज यही समाप्त होता है। इस अध्याय के साथ साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा भी आज यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष हम उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।